मेरे पास 5 टॉप लेवल कैंपस ब्यूटी रूममेट्स हैं। रोज रात सोने से पहले हमें पर्ची निकालनी पड़ती है, जिसका नाम निकलता है मुझे उसकी रजाई में सोना पड़ता है। और ये ब्यूटीज गुस्सा होने के बजाय उल्टा मुझे अपने बेड पर सुलाने के लिए आपस में लड़ती हैं। पर उसकी आंखें फटी रह गईं। ये सब क्या भसड़ है? ये इनकी हालत कैसे हुई? उसने जल्दी से आकर हे लिंगलिंग की पीठ से सू जिंगजिंग को उतारने में मदद की। मैंने सू याओ याओ को उसके बेड पर लिटाया और फिर सू जिंगजिंग को उठाने में हेल्प करने चला गया। लॉन्ग ऑटियन की साइड वो हॉस्पिटल में अपना पिछवाड़ा पकड़कर दर्द से चीख रहा था। डॉक्टर ने भौहें सिकोड़ी और उसका जख्म ठीक करते हुए बोला, मुझे पता है तुम आजकल के जवान लौंडे अजीब अजीब गेम्स खेलते हो, पर थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। ये एक चाकू है भाई, कुछ भी उठाकर थोड़ी ना पीछे घुसा दिया जाता है। लॉन्ग ऑटियन का गुस्से से खून खौल रहा था, पर पिछवाड़े का दर्द इतना भयंकर था कि उसकी आंखें ऊपर घूम रही थी और वो लगभग बेहोश होने वाला था। शेन चिंग्क्यू ऑपरेशन थिएटर के बाहर ड्यूटी पर खड़ी थी। आज दूसरी बार वो इस हॉस्पिटल में आई थी। दोपहर को सू जिंगजिंग डिस्चार्ज हुई और अब रात को यंग मास्टर जख्मी हो गए। इस बार आखिर किसने अटैक किया? सच में इस जियांगचन यूनिवर्सिटी में बहुत खतरनाक मास्टर्स छुपे हुए हैं। वो हालांकि सिर्फ एक बॉडीगार्ड थी और लॉन्ग फैमिली के कोर सीक्रेट्स नहीं जानती थी, पर उसे पता था कि लॉन्ग फैमिली ने अपनी तेज ग्रोथ की वजह से बहुत से दुश्मनों को पैदा कर लिया है। जब शेन चिंग्क्यू ने लॉन्ग ऑटियन को ढूंढा था तो वो लगभग मौत के कगार पर थे। उनके पिछवाड़े में चाकू घुसा हुआ था और हालत बहुत घटिया थी। यंग मास्टर के जख्म की डेप्थ को देखकर ऐसा लगता है कि उस मिस्टीरियस निंजा का टारगेट उनकी जान लेना नहीं था। ये एक तरह की धमकी और इंसल्ट थी। पर यह दुश्मन बहुत बड़ा ठरकी और अजीब इंसान है। उसको दूसरों के पीछे वाले दरवाजे में चाकू घुसाने का शौक है। और वापस मेरी साइड में शावर लेकर बाहर निकला, अपने नाइट क्लोथ्स पहनकर और अपना ब्लैंकेट कंधे पर डालकर धीरे धीरे हे लिंगलिंग के बेड के पास गया। लिंगलिंग क्लासमेट, तो मैं ऊपर आ रहा हूँ। मैं नहाकर निकला, नाइट सूट पहना और अपनी रजाई उठाकर दबे पांव वहीं लिंगलिंग के बेड के पास पहुंचा। लिंगलिंग, तो मैं ऊपर आ रहा हूँ, तू अंदर की तरफ सोना, कल सुबह मेरी 8 बजे की क्लास है। हे लिंगलिंग ने बिना कोई नखरा किए मेरी रजाई सीधा बेड पर फेंक दी। मैंने अपना थूक निगला, बस बेड पर चढ़ने ही वाला था कि अंधेरे में मेरा फोन बज उठा। लिंगलिंग, मैं पहले नीचे जाकर कॉल अटेंड कर लूं, तो वापस आते टाइम आवाज मत करना, मैं सोने जा रही हूँ। मैं वॉशरूम गया और स्क्रीन पर कॉलर का नाम देकर मेरी आंखें बड़ी हो गई। चाचा, इनका कॉल अचानक कैसे? हेलो, अरे मेरे प्यारे भतीजे। फोन के उस पार से एक भारी मर्दाना आवाज आई। चाचा, आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई आपको? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही हालचाल लेने के लिए कॉल किया कि मेरा भतीजा कॉलेज में कैसा टाइम बिता रहा है। चाचा, आप जलेबी की तरह बातें मत घुमाओ, आपको पक्का मुझसे कुछ जरूरी पूछना होगा। टस टस टस। भतीजे, तू भी ना। फैंग गॉक्सू अपनी चोरी पकड़े जाने पर थोड़ा झेप गया। ठीक है, सुन, मैंने सुना है कि लॉन्ग फैमिली का वो लौंडा आजकल जियांगचांग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। क्या तेरी उससे मुलाकात हुई है? हाँ, मिला हूँ, और हम तो एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं। लॉन्ग आउतिया का जिक्र आते ही मेरा दिमाग दर्द करने लगता था। अच्छा, ऐसा है? लॉन्ग यून ग्रुप कोई आम खिलाड़ी नहीं है और उनका मेन धंधा नॉर्थ में चलता है। लॉन्ग फैमिली के सेकेंड यंग मास्टर का अचानक यहाँ जियांगचांग आकर पढ़ना, इस बात पर शक होता है कि आखिर उनका यहाँ आने का मोटिव क्या है। मैं जाहिर सी बात है फैंग गाओसू को ये नहीं बताने वाला था कि लॉन्ग आउतिया ने पिछला जन्म लेकर यहाँ एंट्री मारी है। एक तो ये कहानी सुनने में ही एकदम वाहियात लगती है, और अगर मैंने बता दिया तो चाचा मुझे पक्का किसी पागल खाने भेज देंगे। लॉन्ग यून ग्रुप ने पहले भी हमारी फैमिली के साथ बिजनेस किया हुआ है ना, तो शायद उनका कोई अजीब पंगा ना हो। कहने को तो तू सही कह रहा है, पर आखिर में सब यहाँ बिजनेसमैन है, सबसे ऊपर मुनाफा ही आता है। पर एक और खबर है। फैंग गॉक्सू की आवाज अचानक डीप और सीरियस हो गई। सुना है लॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर की आज किसी ने ठीक ठाक कुटाई कर दी है और उसे काफी गहरी चोट आई है। ऐसा भी कुछ स्यापा हुआ है। मुझे पहले लग रहा था कि लॉन्ग आउतिया का मेन निशाना सिर्फ बाइट यांटिया को पटाना है, पर अब लग रहा है मुद्दा इतना सीधा नहीं है। जिसने लॉन्ग आउतिया पर हाथ साफ किया है पक्का वो वही लोग होंगे जिन्होंने शू जिंजिंग की ऐसी हालत की थी। आजकल जियांगचांग का माहौल थोड़ा गर्म और अजीब चल रहा है। तू एक नॉर्मल स्टूडेंट है, इसलिए इन कलेशों में मत पड़ना। फैंग गाओसू ने मुझे सावधान किया। ठीक है, मुझे वैसे भी उस लॉन्ग आउतिया के मुंह नहीं लगना था। वो अजीब सा सिस्टम मेरे पीछे पड़ा था कि किसी तरह उसे रोकूं। फोन कटने के बाद फैंग गॉक्सू आराम से अपनी बॉस वाली चेयर पर टिका और शौक से एक रेड वाइन की बोतल खोली। उसके चेहरे पर अब फोन वाली वो टेंशन और सीरियसनेस का नामो निशान नहीं था। तो इसका मतलब सब ठीक से क्लियर हो चुका है। अंधेरे में से एक पतला और दुबला आदमी बाहर निकला। हाँ, लॉन्ग फैमिली का लौंडा सच में जियांगचांग में मौजूद है। 3D। अब ये जिम्मेदारी मैं तुझ पर छोड़ रहा हूँ। फैंग गॉक्सू ने एक शैतानी हंसी दी। सेकंड ब्रदर, अगर हमने लॉन्ग फैमिली के उस लौंडे को अपने पाले में कर लिया तो हमारे पीछे लॉन्ग फैमिली का सपोर्ट होगा, फिर बॉस को रास्ते से हटाने में डर कैसा? तूने पहले भी लॉन्ग फैमिली के उस सेकंड यंग मास्टर से बात की हुई है, तो ये काम तुझे देकर मैं बेफिक्र हूँ। बस एक ही सवाल है कि वो हमारे साथ हाथ मिलाने को राजी होगा या नहीं। टेंशन मत लीजिए, इस डील में लॉन्ग यून ग्रुप और हम दोनों का सिर्फ फायदा ही फायदा है, नुकसान 0 है। उसके पास इनकार करने का कोई बहाना ही नहीं होगा।
आखिर में बाजी कौन मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फैंग गाओसू की आंखों में एक भयंकर और बेरहम चमक उभरी। उसके ग्लास में डार्क रेड वाइन गोल गोल घूम रही थी। मैं वापस अपने रूम में जाने ही वाला था कि अचानक पलटने पर मैंने खिड़की के पास एक हसीन परछाई को हवा में लहराते हुए डांस करते देखा। चांदनी किसी पतले और नरम कपड़े की तरह टैंग नाना पर गिर रही थी, जो उसके बिंदास और परफेक्ट फिगर को पूरी तरह हाईलाइट कर रही थी। उसने एक ब्लैक कलर की लेस वाली सिल्क नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उसके डांस स्टेप्स के साथ उसकी ड्रेस का स्कर्ट पानी की लहरों की तरह झूम रहा था। उस नाइट ड्रेस की शोल्डर स्ट्रैप इतनी पतली थी कि लग रहा था उसके नरम और गोरे कंधों से किसी भी वक्त फिसल जाएगी, जिस वजह से उसकी बर्फ जैसी सफेद स्किन और भी ज्यादा उभर कर दिख रही थी। मानना पड़ेगा, डांस स्टूडेंट होने का असर तो अलग ही होता है। मैं तो बस देखता ही रह गया। टैंग नाना का एक एक मूव एकदम ग्रेसफुल और नजाकत से भरा था। उसके हाथ किसी स्वॉन की गर्दन की तरह नरम और लंबे स्ट्रेच हो रहे थे। उसकी चमकती हुई घनी जुल्फे उसके डांस के साथ हवा में उड़ रही थी और एक बहुत ही प्यारी वेव बना रही थी। वो सच में एक अप्सरा लग रही थी। हालांकि मुझे डांस की जीरो अंडरस्टैंडिंग है, पर फिर भी मैं टैंग नाना के इस आकर्षक परफॉर्मेंस में पूरी तरह फंस गया था। गॉडेस तो आखिर गॉडेस ही होती है, भले ही उसका स्टेज एक छोटी सी बैल्कनी क्यों ना हो। उसकी अट्रैक्शन में रत्ती भर भी कमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया वही ठहर गई है और सिर्फ उसका साया चमक रहा है। सही कहते हैं, कुछ लोग तो पैदाइशी मेन कैरेक्टर होते हैं। मैंने अनजाने में अपनी सांस रोक ली। मुझे डर था कि मेरी आवाज से उसका ये फ्लो टूट ना जाए, पर अचानक टैंग नाना को शायद कुछ आभास हुआ। उसने अपना डांस रोका और मुड़कर दरवाजे की तरफ मुझे देखा। फैंग युआन, रायता फेल गया। मैं पकड़ा गया। नाना क्लासमेट। मेरा चेहरा शर्म से गर्म हो गया और मैंने एक झेपती हुई हंसी दी। मैं सच में चुपके से नहीं ताड़ रहा था। तू यहाँ कब से खड़ा देख रहा है? उसने अपने बिखरे हुए बाल सेट किए और अपने कंधे से गिरी हुई स्ट्रैप को वापस ऊपर खींचा। उसके चेहरे पर ऐसी घबराहट पहली बार दिखी थी। ज्यादा देर नहीं हुई, बस अभी वॉशरूम से फोन करके निकला था तो रास्ते में थोड़ी देर रुक कर देखा। तूने अभी जो भी देखा उसे एकदम भूल जा। टैंग नाना जल्दी ही वापस अपने नॉर्मल कूल रवैये में आ गई, पर उसके गालों पर अभी भी हल्की लाली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आंखें बड़ी करके बोला। फैंग युआन, तेरा इस लाइन से क्या मतलब है? टैंग नाना का चेहरा एकदम सख्त हो गया। नहीं 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 नाना क्लासमेट, मेरे कहने का मतलब है कि तेरा डांस इतना लाजवाब और खूबसूरत था कि उसे आसानी से दिमाग से निकालना नामुमकिन है। मैंने फटाफट बात संभाली। मेरे इस अचानक किए गए तारीफ से टैंग नाना थोड़ी हैरान हो गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या रिप्लाई दे। मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने इस मौके पर पतली गली पकड़ने का प्लान बनाया। रुक जा। टैंग नाना ने जैसे ही देखा कि मैं जा रहा हूँ, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया और अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। नाना क्लासमेट, इस बार झटका लगने की बारी मेरी थी। टैंग नाना को रियलाइज हुआ कि उसने थोड़ी जल्दी में हरकत कर दी है, तो उसने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं बस ये पूछना चाहती थी कि तूने अभी जो तारीफ की वो सच थी? क्या चीज? मेरा मतलब मेरा डांस तुझे सच में अच्छा लगा? टैंग नाना ने एक डीप सांस ली और एकदम सीरियस होकर पूछा। बिना किसी डाउट के सच में बहुत बवाल था। हालांकि मुझे डांस की टेक्निकलिटीज नहीं आती, पर अभी तू सच में एकदम बहका देने वाली लग रही थी। मैंने बिना एक सेकंड सोचे सिर हिलाया। मैं इस डांस को आने वाली पार्टी में परफॉर्म करने का सोच रही हूँ। तेरा क्या मानना है? टैंग नाना की आंखों में एक छोटी सी शर्म वाली चमक आई, जो आसानी से नहीं दिखती। पार्टी? कौन सी पार्टी? फ्रेशमैन वेलकम डांस पार्टी। तुझे इसके बारे में नहीं पता? ये जियांगचंग यूनिवर्सिटी का पुराना रिवाज है। हमारी आर्ट अकेडमी इसमें अपना शो देगी। अगले हफ्ते ही है। जियांगचंग यूनिवर्सिटी में ऐसी पार्टीज भी होती हैं? ये तो मुझे सच में आइडिया नहीं था। बिल्कुल होती हैं, और परफॉर्मेंसेस खत्म होने के बाद कॉलेज उस हॉल को एक खुले डांस फ्लोर में बदल देता है, एकदम तगड़ी पार्टी की तरह। सुना है जो पार्टनर पेयर सबसे बेहतरीन डांस करता है उसे प्रिंसिपल की तरफ से एक सीक्रेट प्राइज मिलता है। सीक्रेट प्राइज? हर साल अलग गिफ्ट होता है। पिछले साल एक बहुत पुरानी और रेयर दारू थी। उसकी कीमत आसमान छूती थी। भाई साहब, सुनने में तो लाजवाब लग रहा है। सुना था कि जियांगचंग यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल एक टॉप क्लास कलेक्टर है, जिसके पास ऐसे आइटम्स है जो पैसों से भी नहीं खरीदे जा सकते। अगर उनके खजाने से कुछ मिलेगा तो वो पक्का कोई नायाब चीज होगी, और ऊपर से मुफ्त का माल। मेरा अपना लालच भी थोड़ा जाग उठा। नाना क्लासमेट, तू इतनी शानदार परफॉर्मर है, क्या पता इस साल का वो ट्रॉफी तू ही मार ले जाए। मुझे उस मिस्टीरियस इनाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस पार्टी में आर्ट फील्ड के बहुत बड़े मास्टर्स और सीनियर्स आएंगे। अगर किस्मत मेहरबान रही और किसी उस्ताद की नजर मुझ पर पड़ गई तो मैं उनकी डिसाइपल बन सकती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्राइज जीतना और मास्टर्स का ध्यान खींचना दोनों एक साथ हो सकता है ना? क्या पता फर्स्ट आने पर उनका फोकस और ज्यादा है। ये तो मुझे भी मालूम है, पर दिक्कत ये है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मैं आगे डांस फ्लोर वाली पार्टी में हिस्सा लूंगी या नहीं। ऐसा क्यों भाई? तू इसमें क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मेरे पास अभी कोई डांस पार्टनर नहीं है। टैंग नाना ने बहुत धीमी आवाज में बोला। ये पर नाना क्लासमेट,
जैसी अप्सरा के पास डांस पार्टनर की कमी कैसे हो सकती है। मैं वाकई हैरान था कि ऐसी कैंपस ब्यूटी पार्टनर के बिना कैसे घूम रही है। मेरी छोड़, क्या तेरा हिस्सा लेने का प्लान नहीं है? इनाम बेशक बहुत ललन टॉप है, पर मेरे हाथ पैर डांस में एकदम लकड़ी की तरह सख्त है, इसलिए रहने ही दो। मुझे फैमिली पार्टीज में अपने घटिया डांस वाले रायते याद आ गए, तो मैंने शांति से अपना सिर ना में हिला दिया। अभी तो इवेंट में पूरा एक हफ्ता बचा है ना। टैंग नाना ने अपने होठ दबाए। अगर तू पार्टिसिपेट करना चाहता है तो मैं तुझे सबसे बेसिक बॉलरूम डांस सिखा सकती हूँ। सच्ची बताऊं तो बॉलरूम डांस मुझे बचपन में घर पर एक एटिकेट टीचर ने सिखाया था, पर तब मैं बाहर खेलने के लिए उस मास्टर को रिश्वत देकर भाग जाता था। फिर भी मुझे थोड़े बहुत बेसिक स्टेप्स आते हैं। तुझे तो पता ही है मेरा हिसाब किताब। मेरी लाइन पूरी होने से पहले ही टांग नाना ने फुल डोमिनेंस के साथ मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचा। फालतू बहाने बंद कर, पहले एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं। मेरी डांस क्लास ऐसे ही हर किसी एरे गहरे को नसीब नहीं होती। तू बड़ा नखरेबाज है, पर मैं तुझे दोबारा मना करने का चांस बिल्कुल नहीं दूंगी। टांग नाना मुझे खींचकर बालकनी में ले आई। चांद की रोशनी हम दोनों पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था हम सच में किसी परफॉर्मेंस स्टेज पर खड़े हैं। टांग नाना का एक हाथ हल्के से मेरे कंधे पर रखा था और दूसरे हाथ से उसने मेरी हथेली थामी थी। मैं थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। मेरा दूसरा हाथ हवा में था, समझ नहीं आ रहा था कहाँ सेट करूं। फेंग युआन, क्या तू डर गया? उसकी आवाज में एक मजेदार चैलेंज था। टांग नाना की हथेली थोड़ी गर्म फील हो रही थी। उसकी उंगलियां हल्के से मेरे हाथ पर कस रही थी, जैसे उसे फिक्र हो कि मैं खिसक जाऊंगा। भाई, ये तो मेरी बेइज्जती कर रही है। कौन कौन घबरा रहा है? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपना हाथ सीधा टांग नाना की कमर पर रख दिया। मेरी मूवमेंट थोड़ी टाइट और अजीब थी। उसकी लचीली और पतली कमर अब मेरे हाथ में ठीक फिट थी। उस पतली सी नाइट ड्रेस के पार मैं उसकी स्किन की हीट ठीक से फील कर पा रहा था। मेरा दिल डबल स्पीड से धड़कने लगा और हथेली में हल्का पसीना छूट गया। टांग नाना की बॉडी हल्के से कांपा, पर उसके चेहरे पर कोई खुलकर रिएक्शन नहीं आया। उसने बस दबी आवाज में बोला, अचानक इतनी टाइट क्यों पकड़ रहा है? ये सुनकर मैंने फटाफट अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की और एक झेपती हुई हंसी दी। माफी चाहूंगा, थोड़ा नर्वस था। टांग नाना ने मुझे एक तिरछी नजर से देखा। नर्वस होने वाली क्या बात है इसमें? मेरी भीड़ के साथ अपने कदम मिला। ये बोलकर उसने हल्के हल्के अपने कदम बढ़ाने शुरू किए और मुझे लीड करने लगी। मैंने अपना पूरा दिमाग लगाकर पुराने वॉल्स के स्टेप्स याद किए और उसके साथ मूव करने लगा। उसने धीरे धीरे एक धुन गुनगुनाना शुरू किया। उसकी आवाज एकदम नर्म और मीठी थी, जैसे रात में कोई कोयल गा रही हो। हालांकि मेरे मूव्स एकदम अनाडियो वाले और लकड़ी की तरह सख्त थे, पर मेरी टाइमिंग ठीक ठाक थी। मैं उसकी हर बीट पकड़ रहा था। टैंग नाना थोड़ी हैरान हुई और उसने मेरी बॉडी को और स्मूथ तरीके से घुमाना शुरू किया। मेरा पूरा ध्यान नीचे था और मैं बस उसके जूतों को घूर रहा था ताकि फ्लो बनाए रखने के चक्कर में गलती से उसके पैर ना कुचल दूं। पर टैंग नाना अपनी चमकती आंखों से बस सीधा मेरी आंखों में ताड़ रही थी। उसकी घनी जुल्फे डांस के साथ हवा में लहरा रही थी और उसके बालों के सिरे बार बार मेरे चेहरे से टकरा रहे थे, जिससे एक अजीब सी गुदगुदी और नशा फील हो रहा था। हम दोनों की परछाई बालकनी की टाइल्स पर झूम रही थी और मैं धीरे धीरे उसके फ्लूइड डांस के साथ ठीक से मैच हो रहा था। 15 मिनट बाद जब चांद एक आले बादल के पीछे छुपा तो हम दोनों ने अपने कदम रोके और एक दूसरे को आराम से छोड़ दिया। लाजवाब। मेरी उम्मीद से तो काफी बेहतर था तेरा परफॉर्मेंस। तू सच में वॉल्स डांस के लिए एकदम सूटेबल है। टैंग नाना ने अपने उड़ते बालों को कान के पीछे किया और नरमी से बोली, इस डांस में परफेक्शन लाना सच में कोई बच्चों का खेल नहीं है, पर आपस में तालमेल बिठाकर घूमने की फीलिंग सच में रापचिक थी। बस थोड़ी फिजिकल थकावट हो गई, वो इसीलिए क्योंकि तू पूरी तरह चिल और रिलैक्स नहीं था। डांस करते वक्त इंसान को प्रेशर नहीं लेना चाहिए, उसे बस मोमेंट एंजॉय करना चाहिए। अरे, मुझे उस बात की टेंशन थी कि कहीं मैं तेरे पैर न कुचल दूं। पर नाना क्लासमेट, तू सच में एक नंबर डांसर है। मेरे जैसे अनाड़ी को खींचते हुए भी तेरा डांस इतना स्मूथ और ग्रेसफुल लग रहा था। ठीक है, मुझे मालूम है तू थक गया है, तू अंदर जाकर आराम से सो जा, मैं थोड़ी देर बाहर हवा खाऊंगी। टैंग नाना ने हल्के से मेरे सीने पर हाथ रखकर मुझे अंदर की तरफ पुश किया। मैं वापस रूम में लौटा और अपने बेड पर चला गया। हीलिंग लिंग एकदम बिंदास और गहरी नींद में थी। पर भाई साहब, इसके सोने का स्टाइल थोड़ा ज्यादा ही ओपन और केयरलेस था। उसकी एक लंबी टांग रजाई के ठीक ऊपर क्रॉस करके पड़ी थी। उसका हाथ भी मेरी तरफ बिखरा पड़ा था और उसकी सफेद और गोरी स्किन एकदम साफ चमक रही थी। नाइट ड्रेस का फ्रंट कॉलर थोड़ा ढीला और खुला हुआ था, जहां से उसकी डीप वैली की आउटलाइन आराम से दिख रही थी। मैंने बस एक तेज झलक देखी और मेरा चेहरा एकदम से गर्म हो गया। भाई साहब, इस लड़की के अंदर मेरे खिलाफ रति भर भी डर या डिफेंस का सिस्टम नहीं है क्या? मैं वापस बेड पर आया। हेलिंगलिंग बहुत गहरी नींद में सो रही थी। बस इसके सोने का स्टाइल थोड़ा ज्यादा ही बिंदास और खुला हुआ था। उसकी एक लंबी टांग मेरी रजाई के ऊपर क्रॉस करके पड़ी थी और उसका हाथ भी मेरी तरफ ऐसे ही बिखरा हुआ था, जिससे उसकी बर्फ जैसी सफेद स्किन एकदम क्लियर दिख रही थी। नाइट ड्रेस का कॉलर थोड़ा ढीला और खुला था, जहां से उसकी डीप वैली हल्के हल्के दिख रही थी। मैंने बस एक नजर देखा और अचानक मेरा चेहरा
गर्म होने लगा। ये औरत मेरे सामने रत्ती भर भी डिफेंस या शर्म क्यों नहीं रखती भाई? अच्छा हुआ कि मैं एकदम शरीफ लौंडा हूँ। मैंने बहुत आराम से हेलिंगलिंग की टांग और हाथ को साइड किया ताकि उसकी नींद खराब ना हो। फिर चुपचाप से आराम से लेट गया। लेकिन अभी अभी तांग नाना के साथ किए गए उस डांस के सीन दिमाग में लगातार घूम रहे थे। दिल की धड़कन अभी भी थोड़ी फास्ट थी। फ्रेशमैन वेलकम डांस पार्टी है ना? अगर तांग नाना सच में मेरी डांस पार्टनर बन सकती तो कितना बवाल होता। अरे यार, मैं क्या उल्टे सीधे ख्याल बुन रहा हूँ। तांग नाना कॉलेज की सबसे लाजवाब कैंपस ब्यूटी है। ये पार्टी उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, मेरे जैसे अनाड़ी को उसकी पार्टनर बनने का मौका कहाँ से मिलेगा? छोड़ यार, जल्दी सो जाता हूँ, कल सुबह क्लास भी तो है। जब मेरी आंख खुली तो बगल से हिलिंगलिंग गायब थी। पक्का क्लास अटेंड करने निकल गई होगी। मैं आराम से